हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम 12th बिजनेस स्टडी में क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली यूनिट का वीडियो हम बना चुके हैं और मैं आपको शेयर कर चुका हूं, आपने देखा होगा। आज हम सेकंड यूनिट प्रबंध के सिद्धांत, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि अभी जो आपका मंडे एग्जाम होने वाला है, क्वार्टरली एग्जाम, इसमें भी मदद करेगा, हाफ ईयरली में भी ये काम आएगा और एनुअल एग्जाम में भी काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए भाई, सेकंड यूनिट हमारी क्या है, प्रबंध के सिद्धांतों से रिलेटेड है। हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं उनसे रिलेटेड, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो ये प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, कैसे नहीं है? सार्वभौमिक नहीं है, लोचपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है या व्यवहारिक नहीं है। तो यदि हम देखें कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक भी है, फिर प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण भी है और प्रबंध के सिद्धांत व्यवहारिक भी है। यदि हम बात करें संपूर्ण की, कि प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण है, तो संपूर्ण तो कोई नहीं है, भगवान को छोड़ के बाकी कोई चीज संपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हम बोले प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? संपूर्ण। कि प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण नहीं है, वो लोचपूर्ण है, परिवर्तनशील है, एवरीडे उनमें कुछ न कुछ संशोधन हो रहा है। दूसरा है, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? भाई, सिद्धांत मतलब कोई विचार। अब विचार इंसान के दिमाग में आएगा, इंसान के दिमाग में विचार कैसे आएगा? उसके एक्सपीरियंस से आएगा, उसके काम से आएगा, उसके अनुभव से आएगा। तो भाई, जो भी सिद्धांत आज दुनिया में हमें दिखाई देते हैं, तो जिन लोगों ने काम किया है अपने फील्ड में और उन काम के दौरान उन्हें जो अनुभव हुए, उन अनुभवों को उन्होंने संजो कर रखा, उनसे कुछ सिद्धांत बनकर बाहर निकले हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों की रचना भी किस प्रकार से हुई है? तो भाई, प्रयोगशाला में विज्ञान के सिद्धांत बनते हैं, ग्राहकों के अनुभव के द्वारा। तो ग्राहक तो बहुत सारे होंगे, प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा। ये जो हम इस चैप्टर के अंदर हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो पढ़ रहे हैं, ये अपने समय के बहुत बड़े प्रबंधक रहे हैं और इन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से उन्होंने प्रबंध के सिद्धांत दुनिया को दिए हैं। प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? स्थितिक है, मतलब स्थिर है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। हमेशा परिवर्तनशील है। कठोर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने यह देखा लोचपूर्ण है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। फिर है, सही है क्या? सही भी नहीं बोल सकते, क्योंकि संपूर्ण नहीं है वो। तो फिर कैसे है? गतिशील है। गतिशील जो चीज है वो परिवर्तनशील होती है, वो हमेशा बदलती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। फिर वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। भाई, प्रबंध के सिद्धांत दो प्रकार के हैं, एक हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गए हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो सिद्धांत दिए हैं वो कैसे हैं? वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। और वैज्ञानिक सिद्धांतों में हर एक चीज का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें विश्लेषण कितना परसेंट है, मतलब एनालिसिस का कितना परसेंटेज रहता है? हर एक काम में कोई सा भी काम किया जाएगा तो उसका विश्लेषण किया जाएगा, तो विश्लेषण का कितना परसेंट होता है? तो भाई, वैज्ञानिक प्रबंध में 75% विश्लेषण होता है, 75% विश्लेषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। भाई, वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब कि हर एक काम प्रमाप के आधार पर होता है। सामग्री का प्रमाप होता है, मेथड का प्रमाप होता है, कर्मचारियों का मूल्यांकन होता है, मतलब हर एक चीज माप तोल करके दी जाती है। और इस कारण से यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध में जो उत्पादन है वो उत्पादन भी कैसा होता है? अधिकतम ही होता है, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। फिर वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा? अधिक उत्पादन होगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छा माल मिलेगा, सस्ता माल मिलेगा, मतलब उनको क्या होगा? लाभ होगा। उपभोक्ताओं को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। नीति निर्धारण का कार्य किसका है? तो नीति निर्धारण का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। वे 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? वे सिद्धांत हमेशा यूनिवर्सल होता है। जैसे साइंस के सिद्धांत, तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम ले लो, तो ये पूरी दुनिया में एक जैसा नियम लागू होता है। तो साइंस के जितने भी सिद्धांत बनते हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ऐसे प्रबंध के सिद्धांत भी सार्वभौमिक है, लेकिन ये पूरी तरह से 100% विज्ञान नहीं है।
देश काल परिस्थिति के अनुसार इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन फिर भी उसकी विशेषता में आता है कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे सार्वभौमिक के मतलब पूरी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं। ऐसे ही लोचपूर्ण भी है, फिर गतिशील भी है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं, सार्वभौमिक भी है, लोचपूर्ण भी है और गतिशील भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। कर्मशाला अनुशासक के क्या कार्य हैं? कर्मशाला अनुशासक मतलब कार्यात्मक फोरमैनशिप। जो FW टेलर है, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने 8 नायकों की नियुक्ति करी है। 8 नायक मतलब उन्होंने योजना विभाग के लिए 4 नायक नियुक्त किए गए हैं और उत्पादन विभाग के लिए 4 नायक नियुक्ति किए गए हैं। तो यहाँ पर जो कर्मशाला मतलब कारखाना, उसमें जो अनुशासक जो है, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला है, उसका क्या काम है? तो हमेशा अनुशासन स्थापित करना मतलब कि कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, ये शब्द उसमें आ रहा है। और भाई झगड़ा मत करो, हम बच्चों को बोलते हैं स्कूल में कि भाई झगड़ा मत करो, मतलब सही बैठो, तो मतलब अनुशासन में बैठो। तो झगड़ों को निपटारा करना ये भी उसी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा कि ये दोनों काम किसका है, कर्मशाला अनुशासन का, मतलब कारखाने के अंदर कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन बनाए कर रखना। फिर है वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के लिए कैसा है, हित में है। भाई अधिक उत्पादन होगा, अधिक प्रॉफिट होगा मालिकों के लिए, तो उनके हित में है। आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाता है? आपसी सहयोग, उसके अंदर ही वो वर्ड छुपा हुआ है, उससे आप पता लगा सकते हो। सहयोग न कि व्यक्तिवाद, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, मिलजुल कर काम करना, अपने व्यक्तिगत पोटली को दूर रखना। हेनरी फ्यूल की मृत्यु किस वर्ष हुई है? तो हेनरी फ्यूल की जो मृत्यु है 1925 में हुई है। ठीक है, हेनरी फ्यूल की मृत्यु 1925 में हुई है। आगे बढ़ेंगे हम। वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ? ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध की जो शुरुआत है वो कब हुई है? 1912 में, 1913 में, 1914 में या 1813 में। तो वैज्ञानिक प्रबंध की जो शुरुआत हुई है 1913 में। वैज्ञानिक प्रबंध मतलब FW टेलर के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो। टेलर का पूरा नाम क्या है? FW, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, तो उनको हम अंग्रेजी में बार बार बोलते हैं FW टेलर। फिर है उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं, अभी मैंने 8 नायक गिनाए थे, योजना विभाग के लिए 4 नायक और उत्पादन विभाग के लिए 4 नायक। ये किसने दिए हैं? FW टेलर ने ऐसे 8 नायकों की कल्पना करी है। तो उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं तो ये टोली नायक भी आता है, गति नायक भी आता है, मरम्मत नायक भी आता है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ये सभी। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग किए गए हैं। भाई वैज्ञानिक प्रबंध, विज्ञान मतलब प्रयोग, विज्ञान कभी भी बिना प्रयोग की बात ही नहीं करता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध आ गया मतलब प्रबंध में क्या हुए हैं? प्रयोग हुए हैं। और कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं और ये प्रयोग करने वाले महाशय कौन है? FW टेलर ही है। तो उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं? समय अध्ययन का प्रयोग किया गया है कि आप कितना किसी काम को करने में कितना समय ले रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने घड़ी लगा दी कि भाई आप इस काम को निर्धारित समय में करेंगे या नहीं कर पाएंगे। उसको उन्होंने टेस्ट किया, प्रयोग किया। थकान अध्ययन मतलब आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, चल रहा हूँ इधर उधर, तो उससे कितना थकान महसूस हो रहा है। मतलब उन्होंने कर्मचारी के काम करने की उसकी गतिविधि है, उसके हाथ पैरों के हिलने डुलने की एक्टिविटी को भी उन्होंने थकान अध्ययन का एक ऐसा प्रयोग किया उन्होंने। गति अध्ययन कि आपके कार्य की क्या गति है, उसके लिए मोशंस के लिए उन्होंने कैमरा लगाया और कैमरे के माध्यम से उन्होंने देखा कि वो किसी भी कार्य को कर्मचारी कितनी स्पीड से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसमें उन्होंने कार्य की गति देखी। तो ये सभी उन्होंने प्रयोग किए कि इन्होंने FW टेलर ने। विज्ञान मतलब प्रयोग। आगे है वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में क्या हुई है? भाई आप जब सारे काम टेस्ट के आधार पर करोगे तो आपके उत्पादन में तो क्या होने वाली है? वृद्धि होने वाली है। भले ही कर्मचारी की जान निकल जाए लेकिन उत्पादन में तो वृद्धि होगी ही। आगे है कार्य विभाजन के सिद्धांत का विस्तार है। कार्य विभाजन का एक सिद्धांत है ना, जिसको हम विशिष्टीकरण भी बोलते हैं, योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य सौंपना, ये कार्य विभाजन का सिद्धांत है। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत का विस्तार तो है लेकिन यह आदेश की एकता का उल्लंघन है। तो आदेश की एकता में क्या है कि एक उच्च अधिकारी के द्वारा ही सबको आदेश दिया जाएगा।
अलग अलग लोगों के द्वारा आदेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन कार्य विभाजन में क्या होगा कि आप कार्य का बंटवारा कर देते हो। कार्य का बंटवारा करने से मतलब विकेंद्रीकरण हो जाएगा और उसमें हर एक अपने अधीनस्थ को आदेश देगा। तो इसका मतलब कि कार्य विभाजन का विस्तार होगा तो आदेश की एकता का उल्लंघन होगा। तो जब आपने आपके अंडर लोगों को कार्य बांट दिया तो यहाँ पर ये कौन सा सिद्धांत इसका उल्लेख कर रहा है, तो कार्यात्मक फोरमेंसी। कार्यात्मक फोरमेंसी में भी मैंने बोला था कि योजना विभाग में 4 नायक, उत्पादन विभाग में 4 नायक। जब 8 नायक होंगे, नेता होंगे, तो नेता अपने अनुयायियों को निर्देश देंगे, आदेश देंगे। तो जब 8 लोग आदेश देंगे तो ये यहाँ पर ये जो आदेश की एकता का जो सिद्धांत है वो फेल हो गया। इस कारण से कार्य विभाजन के सिद्धांत के कारण। तो खालिस्तान कार्य विभाजन के सिद्धांत का विस्तार है लेकिन यह आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो कार्यात्मक फोरमेंसी, आंसर क्या आएगा, कार्यात्मक फोरमेंसी। सामंजस्य न कि मतभेद सिद्धांत खालिस्तान से संबंधित है। सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय। हमने कई चैप्टर में पढ़ा था समन्वय, कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम नहीं हो सकता। हमारे पैर में कांटा चुभता है तो हाथ उसको निकालने के लिए दौड़ता है, आंख से आंसू आता है और हमारा शरीर पूरा का पूरा रुक जाता है। मतलब ये उनके बीच का शरीर के अंदर का एक कोऑर्डिनेशन है जिससे कि हमारे सारे तंतु एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से व्यवसाय के अंदर भी जितने भी स्तर है वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, या फिर प्रबंध के जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्यों को जो बांध के रखने वाला है वो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो सामंजस्य न कि मतभेद, मतभेद नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब यदि सामंजस्य होगा तो यहाँ पर ये कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो प्रबंधन को कंपनी के लाभ को श्रमिकों के साथ साझा करना चाहिए। तो कंपनी को जब यदि अतिरिक्त लाभ होता है तो उस लाभ को अपने कर्मचारियों के बीच में मिल बांट करके उसको साझा करना चाहिए, बांटना चाहिए, ताकि सभी के बीच में क्या बने रहे, सामंजस्य बना रहे। फिर है लास्ट है कि किस अध्ययन से तात्पर्य वस्तुओं को उठाने, रखने, बैठने और प्रति बदलने जैसी गतिविधियों का अध्ययन से रिलेटेड है। तो ये गति से रिलेटेड है। गतिविधि मतलब ये क्या हो गया, गति अध्ययन। क्या बोलेंगे इसको हम, गति अध्ययन। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, रिक्त स्थानों की तरफ चलेंगे। रिक्त स्थानों में सबसे पहला दिया है कि फ्रेउल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत व्यवहारिक होते हैं। अब यहाँ पर ये जो बात है ये मैं बोल सकता हूं कि इसको उल्टा बोला जाना चाहिए कि टेलर के जो सिद्धांत हैं वह विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि फ्रेउल के सिद्धांत कैसे हैं, व्यवहारिक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेलर के सिद्धांत सैद्धांतिक है और फ्रेउल के सिद्धांत व्यवहारिक है। ये जो सेंटेंस है ये बदला जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखा आएगा, यहाँ टेलर लिखा आएगा मैं मेरे हिसाब से, और यहाँ पर क्या लिखा आएगा, फ्रेउल लिखा आएगा। क्या करके हम बोल सकते हैं कि टेलर के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। जहां पर वैज्ञानिक पद्धति लागू करी जाएगी वहीं पर टेलर के सिद्धांत लागू किए जाएंगे, जबकि फ्रेउल के सिद्धांत कैसे है, व्यवहारिक है, उनको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए प्रबंध के सिद्धांतों का जो जनक है वो फ्रेउल माना जाता है, टेलर नहीं। वैज्ञानिक प्रबंध खालिस्तान में प्रारंभ हुआ तो 1913 से प्रारंभ हुआ। हेनरी फ्रेउल का जन्म कब हुआ, 1841 में हुआ, फ्रांस में हुआ, है ना। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, F.W. टेलर, है ना। तो हम अंग्रेजी में लिखेंगे F.W. टेलर। हेनरी फ्रेउल एक क्या थे, कारखाना प्रबंधक थे। तो हेनरी फ्रेउल जो थे वो अपने समय के क्या थे, एक कारखाना प्रबंधक थे। मानसिक कार्य से थकान होती है, मानसिक कार्य से क्या होती है, थकान होती है। कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि अरे ये तो एसी में बैठे हुए हैं, या फिर आप ऑफिस में बैठे बैठे भी थक गए। तो रोड पे काम करने वाला, खेत में काम करने वाला है, या फिर कहीं पर ऐसा जो भौतिक फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वो व्यक्ति बोलता है कि आप रूम के अंदर बैठे बैठे या फिर अपने कुर्सी पर बैठे बैठे भी थक गए। तो कुर्सी पर बैठने वाला कौन सा काम कर रहा है, मानसिक काम कर रहा है, वो अपने दिमाग से काम कर रहा है। तो दिमाग से काम करने से भी क्या होती है, थकान होती है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक
ये किस भाषा में लिखी हुई है? फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये हेनरी फ्यूल के द्वारा लिखी गई है। हेनरी फ्यूल फ्रांस के थे, उनका जन्म फ्रांस में हुआ और उन्होंने एक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक लिखी और जिसका प्रकाशन उन्होंने 1900 किस में किया? 1914 में किया उन्होंने। ठीक है, तो और वो किस भाषा में लिखी गई? फ्रेंच भाषा में लिखी गई। वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के हित में है। वैज्ञानिक प्रबंध से भारत के जो उद्योग है उनका फायदा ही हुआ है, वो उनके हित में है। फिर है फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म सन 1856 में हुआ। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म कब हुआ? 1856 में हुआ। गति अध्ययन करते समय किसका उपयोग किया जाएगा? भाई यदि मौसम देखना हो, गति देखना हो तो आप कैमरे को झूम इन करोगे, झूम आउट करोगे, उसकी स्पीड को स्लो करोगे, मतलब किसका उपयोग करोगे? आप कैमरे का उपयोग करोगे। ठीक है, गति का अध्ययन करने के लिए, समय अध्ययन का करने, समय के लिए टाइम घड़ी का उपयोग किया जाएगा, वॉच का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये आसान है ये। अब हम आगे चलेंगे सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी, हाँ बहुत बड़ी सही जोड़ी है, तो इसको हमें बहुत ही सावधानी के साथ ध्यान से हमें करना पड़ेगा। चलिए सही जोड़ी में तो प्रबंध के जनक 11 हैं ये। ठीक है, तो प्रबंध के जनक किसको कहा जाता है? तो प्रबंध के जनक हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। तो ये 11 नंबर का हमारा आंसर ये आ गया। विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण किसको कहा जाता है? कार्य विभाजन को कहा जाता है। तो 8 और 1 8 नंबर का कार्य विभाजन। ये सही जोड़ी में हमेशा पहले जो सरल सरल है उसको हम करते जा रहे हैं। तो हमारा प्रबंध के जनक हो गया, विशिष्टीकरण हो गया। टोली नायक, तो टोली नायक का संबंध किससे है? टोली नायक का संबंध है क्रियात्मक फोरमैनशिप से है। तो ये हो गया हमारा 7 नंबर का। भाई अभी मैंने बताया था क्रियात्मक फोरमैनशिप, जिसमें FW टेलर ने 8 नायकों की कल्पना करी है, 8 नायकों की नियुक्ति की बात करी है, जिसमें टोली नायक है ना, वो उसके अंतर्गत आता है, क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत आता है। तो हमारा टोली नायक भी हो गया। ठीक, अब क्या बचा? आदेश की एकता, श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध। तो श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने समय अध्ययन किया। ठीक है, श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने समय का अध्ययन किया। फिर समान व्यवहार, समता का सिद्धांत, ये 5 नंबर पे आ गया। तो श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध ये भी हो गया, समता का सिद्धांत भी हो गया। अब और क्या बचा? FW टेलर। तो FW टेलर मानसिक क्रांति, ये मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति ये किसने दी है? तो FW टेलर ने दी है। ये आ गया 6 नंबर आ गया। और गति अध्ययन, तो प्रयोगों का सिद्धांत, ये जो है प्रयोगों का सिद्धांत, तो किसके अंतर्गत आता है? ये गति अध्ययन के अंतर्गत आता है। ये आ गया हमारा 9 नंबर। अब बचा सोपान श्रृंखला। तो सोपान श्रृंखला का संबंध है समतल संपर्क से। ये आ गया हमारा 10 नंबर। ठीक, तो सोपान श्रृंखला भी हो गई। क्या बचा? आदेश की एकता, टेलर और फ्योल। तो भाई आदेश की एकता वाला सिद्धांत किसने दिया है? आदेश की एकता वाला सिद्धांत दिया है हेनरी फ्योल ने। आदेश की एकता का सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया है। अब प्रभावी प्रशासन बचा है, प्रयोग बचा है। चलिए टेलर, टेलर ने क्या दिए किए हैं? जितने भी प्रयोग हैं वो टेलर ने किए हैं। अब क्या बचा? 2 पॉइंट बचे हैं, फ्योल और आदेश की एकता। और इधर भी ये 2 पॉइंट बचे हैं। भाई आदेश की एकता से अनुशासन स्थापित होता है ना, आदेश की एकता से अनुशासन स्थापित होता है। तो ये तीसरा हो गया। और फ्योल एक प्रभावी प्रशासक थे। फ्योल एक क्या थे? प्रभावी प्रशासक। ये हमारी बन गई सही जोड़ी। बहुत ही वेरी वेरी IMP सही जोड़ी है। आप इस सही जोड़ी को देखेंगे, समझेंगे,
तो आप हाफ ईयरली वार्षिक परीक्षा तक के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। आप इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। तो सबसे पहला है फ्योल का। तो फ्योल एक प्रभावी प्रशासक रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान, तो फ्योल का संबंध प्रभावी प्रशासक से हो गया। टेलर ने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए गए हैं वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत। आदेश की एकता से अनुशासन स्थापित होता है, क्या अनुशासन, ठीक है। फिर श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध, श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध, उन्होंने समय अध्ययन, समता का सिद्धांत, समान व्यवहार, मानसिक क्रांति। तो मानसिक क्रांति का संबंध उन्होंने किससे लिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर से लिया है। टोली नायक 7 नंबर पे, टोली नायक में क्या आएगा, क्रियात्मक फोरमैनशिप, है ना, विशिष्टीकरण, ये है कार्य विभाजन, प्रयोगों का सिद्धांत, तो गति अध्ययन है ये, सोपान श्रृंखला, तो समतल प्रबंध है, समतल संपर्क है। सोपान श्रृंखला मतलब समतल संपर्क। आप समतल संपर्क को कैसे समझेंगे, जैसे एक सोपान श्रृंखला है ऐसा, है ना। अब इसमें ए बी सी डी ई इस प्रकार से भाई जो भी संगठन होता है तो उसमें ऊपर से नीचे हमेशा आदेश ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। तो ए बी को आदेश भेजेगा, बी सी को भेजेगा, सी डी को भेजेगा, डी ई को भेजेगा। इसी प्रकार से मान लो हम ये एफ जी एच आई और जे, तो ये इस प्रकार से ये आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब ये सोपान श्रृंखला कहलाती, सोपान मतलब सीडी की श्रृंखला, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये जो ई है, इस ई को यदि ये जे से संपर्क करना होगा, ई को जे से संपर्क करना होगा, तो वो किसको मैसेज भेजेगा, डी को भेजेगा, फिर सी को भेजेगा, बी को भेजेगा, ए को भेजेगा, और फिर इस प्रकार से वो मैसेज यहाँ से घूम करके और जे के पास जाएगा, जिसमें बहुत सारा समय लगेगा। तो उन्होंने सोपान श्रृंखला को उन्होंने तोड़ दिया, इस सोपान श्रृंखला को तोड़ दिया, और उन्होंने कैसा संपर्क किया, समतल संपर्क किया, मतलब डायरेक्ट संपर्क। समतल का मतलब होता है सीधा संपर्क किया, और इसे ही हम बोलते हैं सोपान श्रृंखला का संबंध किससे है, समतल संपर्क से, जिससे कि आसानी से सीधे उन्होंने संपर्क कर लिया और जल्दी निर्णय ले सकते हैं। तो इसी का हम इसी समतल संपर्क बोला जाता है ना, सोपान श्रृंखला में। क्लियर। तो ये सही जोड़ी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और भी कुछ आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको डाउट है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके शेयर कर सकते हैं बात को। तो आगे हम चलेंगे कहां पर, सत्य असत्य की तरफ चलेंगे। तो सत्य असत्य में हमारा पहला नंबर का दिया है। ये देखिए, क्योंकि कोई सा भी यदि आपको क्वेश्चन के बारे में डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये क्वार्टरली है ना, उसके बाद हाफ ईयरली है, बोर्ड परीक्षा है, तो तब तक हमारे दिमाग में वो डाउट नहीं रहना चाहिए, उसको हम क्लियर कर लेंगे। फ्योल एक खनन इंजीनियर थे, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। बिल्कुल राइट है ये कि टेलर फ्योल अपने जिंदगी में एक खनन इंजीनियर के रूप में उन्होंने काम किया, और फ्योल ने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में। फ्योल ने जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक 1914 में प्रकाशित की। बिल्कुल राइट है, फ्रेंच भाषा में फ्योल ने एक पुस्तक लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक हेनरी फ्योल से संबंधित है। बिल्कुल राइट है, हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई है। समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। भाई समय अध्ययन मतलब टाइम, और टाइम का संबंध किससे है, घड़ी से, तो ये भी राइट है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, मतलब बनाए हैं, तो ये भी हमें मालूम है कि फ्योल के द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत बनाए गए हैं। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता टेलर थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन है, हेनरी फ्योल है। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता टेलर थे। फ्योल प्रबंध विचारक था, जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा। बिल्कुल राइट है, बहुत बड़े विचारक थे वो, और उन्होंने प्रबंध को उनके कार्यों की नजर से देखा। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। एकदम राइट, वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं, और इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक या पिता वो टेलर को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। एकदम राइट।
अनुशासन का सिद्धांत केवल कर्मचारियों के लिए है, प्रबंधकों के लिए नहीं है। ये गलत है, सभी के लिए है। कर्मचारियों को स्थिरता और नौकरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, यह कर्मचारियों के स्थायित्व के सिद्धांत का हिस्सा है। बिल्कुल राइट है। स्थायित्व का मतलब होता है कि कर्मचारी को जो नौकरी मिलना चाहिए वो स्थायी मिलना चाहिए, वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो स्थायी बना रहे। तो ये हमारे ट्रू और फॉल्स थे। ठीक, अब हम आगे चलेंगे, हम किस पर, एक वाक्य में उत्तर देना है आप लोगों को। तो एक वाक्य में उत्तर देना है। स्टॉप वॉच का प्रयोग, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, स्टॉप वॉच का प्रयोग वैज्ञानिक प्रबंधकीय के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हम समय अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। स्टॉप वॉच का प्रयोग किसमें किया जाता है, समय अध्ययन और प्रयोगों के सिद्धांत में। इसमें प्रयोगों के सिद्धांत में, प्रयोगों के सिद्धांत में FW टेलर के द्वारा समय अध्ययन किया गया, जिसमें स्टॉप वॉच का प्रयोग किया गया। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, तो वो भी FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। प्रबंध के सिद्धांत कहां कहां लागू होते हैं, तो सर्वत्र लागू होते हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें एक कार्य को उप कार्य में बांट दिया जाता है, तो कार्य विभाजन का सिद्धांत या विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं आप। कार्य विभाजन बोलो या विशिष्टीकरण बोलो। प्रबंधकीय के सिद्धांत के अनुसार एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, आदेश की एकता, आदेश की एकता। फिर हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सेकंड यूनिट प्रबंध के सिद्धांत से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े। ये जो तैयारी है, ये तैयारी क्वार्टरली के लिए भी है, हाफ ईयरली के लिए भी है और बोर्ड के लिए भी है। यदि हम अभी पढ़ लेंगे उसको ध्यान से तो अभी तो करेंगे, लेकिन फाइनल के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यूनिट के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।